हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग रूल्स ऑफ राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सीखेंगे। तो लिख लेते हैं इसको हम लोग, रूल्स ऑफ राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। लास्ट क्लास में हम लोगों ने रेजोनेंस एनर्जी के बारे में सीख लिया था। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करेंगे तो कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा हमें। कोई भी स्ट्रक्चर हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स नहीं हो सकता है। कुछ सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हमारे जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं उन्हीं को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में लेते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। अदरवाइज वो हमारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स के फॉर्म में एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो पहला पॉइंट इसमें क्या है? पहला पॉइंट है दैट एटम्स आर नॉट मूव्ड। इसका मतलब क्या है कि जो भी आपका एटम्स का अरेंजमेंट था वो फिक्स रहेगा। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में एटम्स के प्लेसेस चेंज नहीं होते हैं। एटम्स के प्लेसेस चेंज नहीं कर सकते हम लोग। तो एटम्स आर नॉट मूव्ड एंड सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट अफेक्टेड। तो ये आपको ध्यान में रखना है यहाँ पे कि एटम्स हमारे पास मूव नहीं किए जाएंगे और सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इफेक्ट नहीं होंगे। सिग्मा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन जैसा था वैसा ही रहेगा। तो सिग्मा बॉन्ड का स्केलेटल स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ भी इफेक्ट होने वाला नहीं है। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं हम लोग सेकेंड पॉइंट की तरफ। सेकेंड पॉइंट हमारे पास क्या आ जाता है? सेकेंड पॉइंट है नंबर ऑफ पेयर्ड and unpaired structures, unpaired electrons, number of paired and unpaired electrons in all the resonating structures, structures are same। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास है वो सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में सेम होगा। इनके नंबर्स चेंज नहीं होने वाले हैं। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट देख लेते हैं हम लोग फिर। सो थर्ड पॉइंट अपना क्या हो जाएगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास एलिमेंट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन रहा, सेकेंड पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं, तो फॉर कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ये कहाँ के हैं? सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग। तो सेकेंड पीरियड एलिमेंट जो हमारे पास हैं कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, तो ऑक्टेट रूल शुड नॉट बी वायलेटेड। ऑक्टेट रूल should not be violated. If it is violated, then that structure would not be considered as resonating structure। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। अब इसमें आपको एक डाउट आ सकता है कि कार्बन पे प्लस चार्ज अगर स्टार्टिंग से ही था मेरे पास, तो उसके पास तो ऑक्टेट हो ही नहीं रहा फिर। तो उस केस के लिए ये बात नहीं है। अगर आपके पास पहले ऑक्टेट सारे कंप्लीट थे या किसी एक स्ट्रक्चर में सारे ऑक्टेट कंप्लीट मिल रहे हैं, बट उसके बाद कोई ऐसा स्ट्रक्चर मिला जिसमें ऑक्टेट फुल नहीं हो रहा है, तो वो हमारा स्ट्रक्चर एक्सेप्टेबल नहीं है। मतलब जब आपका शिफ्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, जब अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ किए, तो उस दौरान हमारे पास ऑक्टेट रूल वायलेट नहीं होना चाहिए। स्टार्टिंग से ही है तो वो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं हम लोग फिर। तो फोर्थ पॉइंट में आ जाते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा कि हाई एनर्जी स्ट्रक्चर्स आर रिजेक्टेड। हाई एनर्जी स्ट्रक्चर्स आर rejected
rejected as their contribution is least, as their contribution is least। तो अब इसमें एक चीज़ समझिए यहाँ पे क्या है कि अगर हमारे पास एनर्जी हाई होगी स्ट्रक्चर की, तो एनर्जी हाई होने का मतलब क्या है कि अगर स्ट्रक्चर का एनर्जी हाई है तो उसका स्टेबिलिटी क्या रहने वाला है, लो रहने वाला है बहुत। तो जिस स्ट्रक्चर का एनर्जी हाई उसका स्टेबिलिटी लो, और जिस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर का स्टेबिलिटी लो है, रेजोनेंस हाइब्रिड में कंट्रीब्यूशन उसका उतना ही कम रहने वाला है। ठीक है, तो इससे आप ये भी समझ रहे हैं कि जिसका स्टेबिलिटी जितना ज़्यादा होगा, कंट्रीब्यूशन उसका रेजोनेंस हाइब्रिड में उतना ही ज़्यादा होगा। तो कंट्रीब्यूशन सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का इक्वल नहीं होता है। जिसकी स्टेबिलिटी जितनी ज़्यादा उसका कंट्रीब्यूशन भी उसमें उतना ज़्यादा होता है। तो आपको ये डाउट हो सकता है कि हाई एनर्जी वाले स्ट्रक्चर्स हैं कौन से, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे अपोजिट चार्जेस ऑन adjacent atom and similar charges on adjacent atom तो ये स्ट्रक्चर्स जो हमारे पास होते हैं ये अपने पास हाई एनर्जी स्ट्रक्चर्स है। तो इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग अवॉइड करेंगे वहाँ पे, और इन स्ट्रक्चर्स को हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में पार्ट में नहीं रखेंगे। ठीक है, आगे चल के हम लोग सीखेंगे अभी कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है, कौन से स्ट्रक्चर रहा तो किसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। बट जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन अभी आप याद रख सकते हैं कि हाई एनर्जी वाले स्ट्रक्चर्स कौन से हैं। अपोजिट चार्जेस एडजेसेंट पे रहे तो वो हाई एनर्जी स्ट्रक्चर हो गया, और सिमिलर चार्जेस एडजेसेंट पे रहे वो भी हमारे पास हाई एनर्जी स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये पार्ट हमारा हो गया रूल्स ऑफ राइटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का। अभी आगे देख लेते हैं हम लोग कंडीशंस ऑफ रेजोनेंस। क्या कंडीशंस होने चाहिए हमारे पास, कंडीशंस फॉर रेजोनेंस। तो कंडीशंस भी है हमारे पास कुछ जो आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे रेजोनेंस के लिए। तो पहला कंडीशन जो यहाँ पे है वो हो जाएगा all carbon atoms involved in resonance, carbon atom involved in resonance should be sp or sp2 hybridized। तो कार्बन एटम जो भी हमारे पास रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं वो या तो sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि ये होने से हमारे पास प्लानर स्ट्रक्चर मिलेगा। क्योंकि जब तक स्ट्रक्चर प्लानर नहीं होगा तो पैरेलल p ऑर्बिटल आपको नहीं मिल पाएंगे, और अगर पैरेलल p ऑर्बिटल नहीं मिलेंगे तो हमारा ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर नहीं हो पाएगा, रेजोनेंस हमारा नहीं हो पाएगा। ठीक है, दूसरा जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास वो है molecule should have conjugated system। molecule should have conjugated system। क्योंकि जब तक conjugated system हमारे पास नहीं होगा तब तक हमारा मॉलिक्यूल में रेजोनेंस नहीं होने वाला है। तो conjugated system क्या होता है, कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो वो देख लीजिए। टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन जो देख के आपको चलेगा पता कि हाँ वहाँ पे रेजोनेंस हमारे पास हो सकता है। तो एक तो ले सकते हैं अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर हम लोग ले लें यहाँ पे, तो ये इसमें पाई बॉन्ड्स हमारे पास अल्टरनेट है, तो यहाँ पे एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमारे पास हो सकता है। तो ये अल्टरनेट पाई बॉन्ड का एग्जांपल हो गया। सेकंड अगर देखें हम लोग तो अगला हमारा हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड। डबल बॉन्ड भी हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। तो जैसे यहाँ पे एक हमारा पॉजिटिव चार्ज रहा और ये डबल बॉन्ड रहा हमारे पास, तो अगर ऐसा रहा हमारे पास देन इट इज पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड
कॉन्जुगेशन है, यहाँ भी क्या हो सकता है हमारा रेजोनेंस हो सकता है। थर्ड, नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड, अगर ऐसा रहा तो भी हमारे पास रेजोनेंस हो पाएगा वहाँ पे। तो इसका भी देख लेते हैं। कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन हाइड्रोजन अपने हिसाब से रख लेंगे आप लोग, कार्बन के 4 बॉन्ड्स फॉर्म होने चाहिए, ठीक है। अगर चार्जेस नहीं है तो उसके हिसाब से रख लेंगे हम लोग। हमेशा ध्यान रखना है कि ऑक्टेट वहाँ पे वायलेट नहीं होना चाहिए। फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा इसमें, फोर्थ आप ले सकते हैं लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड। जैसे यहाँ पे लोन पेयर रहा हमारे पास और ये पाई बॉन्ड हो गया, तो ये भी ले सकते हैं हम लोग। या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड ये होना चाहिए। तो इसका मान लीजिए मेरे पास ऐसा रहा, तो ये हो गया हमारा ऑड इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड। तो ये 5 हमारे पास कॉन्जुगेशन के टाइप्स हैं। अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स, पॉजिटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड, नेगेटिव चार्ज एंड पाई बॉन्ड, लोन पेयर एंड पाई बॉन्ड, ऑड इलेक्ट्रॉन एंड पाई बॉन्ड। तो ये कॉन्जुगेशन हमारे पास रहे अगर, और हमारे पास सिस्टम जो है, स्ट्रक्चर जो है प्लानर स्ट्रक्चर रहा, ये सारे होने के बाद हमारा वहाँ पे रेजोनेंस हो सकता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आ सकते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे, सीखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हमने निकाले तो उनके रूल ऑफ स्टेबिलिटी क्या है, कौन ज़्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है। बट यहाँ तक के जो रूल्स हैं आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, हम लोग चलते हैं रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में। रूल्स फॉर स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, मतलब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स अगर हमारे पास रहे तो कैसे हम लोग निकालेंगे कि उसमें ज़्यादा स्टेबल कौन सा है, या स्टेबिलिटी का ऑर्डर वहाँ पे क्या है। तो इसके भी कुछ रूल्स हैं, हम लोग एक एक करके चेक कर लेंगे सारा। तो फर्स्ट पॉइंट अगर हम लोग देखें तो फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर विदाउट चार्ज सेपरेशन, विदाउट चार्ज separation is more stable। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जिसमें चार्ज सेपरेशन नहीं हो रहा है, तो वो हमारा क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे चार्ज सेपरेशन हो रहा होगा। तो एग्जांपल देखिए यहाँ पे, अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड O। अब देखिए अगर यहाँ पे मैंने इस बॉन्ड को ऐसा ब्रेक किया यहाँ पे, और कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ये ब्रेक कर दिया, तो मेरे पास जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ माइनस था और आगे वाले पे प्लस है, तो ये होगा डबल बॉन्ड CH, O पे माइनस और इस कार्बन पे चार्ज प्लस। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में देखिए हमारे पास चार्ज सेपरेशन नहीं है, दूसरे वाले में चार्ज सेपरेशन है। आपको ये ध्यान रखना है कि जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे टोटल चार्जेस हैज़ टू बी सेम। तो पहले स्ट्रक्चर में भी टोटल चार्ज हमारा 0 था और दूसरे स्ट्रक्चर में भी हमारा टोटल चार्ज 0 है, बट सेकेंड स्ट्रक्चर में चार्ज सेपरेशन हुआ है, तो जहाँ पे चार्ज सेपरेशन होगा उसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इसका अगर हम लोग स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखेंगे तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में हमारे पास 1 विल बी मोर स्टेबल देन 2। तो फर्स्ट वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे सेकंड वाले स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है। उसके बाद चलते हैं हम लोग सेकंड रूल में। तो सेकंड रूल लिख लेते हैं। सेकंड रूल हमारे पास क्या है, द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर with more number of pi bonds, with more number of pi bonds
will be more stable, will be more stable। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जिसमें ज़्यादा पाई बॉन्ड्स होंगे उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। रीज़न क्या है इसका, जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड आपके हो जाएंगे, मतलब डबल बॉन्ड बन गया, ट्रिपल बॉन्ड बन गया, तो उससे क्या हो गया, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। और बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होने का मतलब है कि बॉन्ड लेंथ शॉर्ट हो जाएगा, एनर्जी रिलीज हो जाएगी, तो स्ट्रक्चर का एनर्जी लो हो जाएगा। तो इसलिए जितना ज़्यादा पाई बॉन्ड उतना ज़्यादा एटम्स के बीच में अट्रैक्शन, उतना स्ट्रेंथ वाला बॉन्ड और उतना ही ज़्यादा उसका स्टेबिलिटी। इसीलिए पाई बॉन्ड होने से हमारी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो ऊपर वाला जो एग्जांपल लिखा था हम लोगों ने वो इसका भी एग्जांपल हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में पाई बॉन्ड्स के नंबर 2 थे, सेकेंड वाले में सिर्फ 1 है। थर्ड चलते हैं हम लोग। तो थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड पॉइंट बोलता है दैट स्ट्रक्चर विथ complete octet, structure with complete octet of each atom, structure with complete octet of each atom is more stable, is more stable। इसका मतलब क्या है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें ऑक्टेट कंप्लीट है सारे एटम्स का, तो वो स्ट्रक्चर क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। इसके लिए एक एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्लोरीन अटैच कर दिया, 3 लोन पेयर, क्लोरीन के पास कार्बन पे एक पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ क्या हो सकता है, ये पाई बॉन्ड ऐसा ब्रेक कर सकता है और ये लोन पेयर यहाँ मूव कर सकता है। तो ये स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा हमारा। ठीक है, ऑल्दो क्लोरीन पे चार्ज प्लस आ गया, लेकिन यहाँ क्लोरीन का ऑक्टेट कंप्लीट है। और फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में जो कार्बन के पास हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स थे पॉजिटिव चार्ज के कारण, अभी उसके पास हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, कंप्लीट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, उसका ऑक्टेट फिल हो गया, वहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो सिंस स्ट्रक्चर 2 में सारे आइटम्स का ऑक्टेट कंप्लीट है, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर इसीलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, सेकेंड विल बी मोर स्टेबल देन फर्स्ट वन। ठीक है, तो सेकेंड वाला स्ट्रक्चर यहाँ पे फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल है इसीलिए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। तो फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या है, नेगेटिव चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होने का मतलब होता है कि नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन रखने की एबिलिटी उसकी ज़्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे एंड पॉजिटिव चार्ज ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम, ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम आर मोर स्टेबल, आर मोर स्टेबल। मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम पे नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा और इलेक्ट्रो पॉजिटिव आइटम पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसलिए मैंने वहाँ पर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम लिखा है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आपने एक एग्जांपल ले लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 और CH2 पे नेगेटिव चार्ज यहाँ पे, तो कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है। अगर इसका मैंने रेजोनेंस किया और ऐसा स्ट्रक्चर बनाया, तो नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे क्या हो जाएगा, CH3C ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2 हो गया। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज कार्बन के ऊपर में था और सेकंड वाले में ऑक्सीजन के ऊपर में है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ऑक्सीजन है हमारे पास, तो रूल के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर 2, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं, स्ट्रक्चर 2 इज मोर स्टेबल देन 1। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर में हमारे पास सेकंड वाला स्ट्रक्चर जो था वो फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, इसी में देखिए कार्बोनिल ग्रुप का अगर एग्जाम्पल आपने ले लिया, कार्बोनिल ग्रुप हमारे पास कीटोन्स एल्डिहाइड्स में आएगा, तो इसमें बॉन्ड ऐसा ब्रेक कर सकता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास O पे माइनस और कार्बन पे चार्ज प्लस, या फिर ऐसा भी हो सकता था कि ये कार्बन की तरफ चला जाए, तो एक और स्ट्रक्चर बन सकता था हमारे पास
कार्बन पे माइनस और ऑक्सीजन पे प्लस। तो इसका मान लीजिए अगर ये हो गया स्ट्रक्चर 1, ये हो गया स्ट्रक्चर 2 और ये हो गया स्ट्रक्चर 3। तो पहला रूल तो यही था कि जहाँ पे चार्ज सेपरेशन नहीं है वो ज़्यादा स्टेबल है, जिनमें चार्जेस हैं एज़ कम्पेयर टू देम। तो पहला स्ट्रक्चर तो सबसे ज़्यादा स्टेबल हमारा भाई। तो स्टेबिलिटी ऑर्डर लिख लेंगे इसकी। स्टेबिलिटी ऑर्डर में क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर 1 सबसे ज़्यादा स्टेबल है। अब आपको डाउट होगा स्ट्रक्चर 2 और 3 में। तो 2 में क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे चार्ज प्लस है और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे चार्ज माइनस है। बट थर्ड वाले में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पे माइनस और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे प्लस। तो होना क्या चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव चार्ज और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज, जो कि हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर में है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल 1, देन 2 एंड देन हमारे पास 3। मतलब जो ये स्ट्रक्चर है इट विल बी लीस्ट स्टेबल। तो इसीलिए ये हमारा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का पार्ट भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें ही अगर मान लीजिए हमारे पास ऐसा हो कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रूल सीखा हम लोगों ने, इफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल and octet rule are contradictory मतलब ये दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट हो गए, then priority will be given to ऑक्टेट रूल। तो ऐसे केस में हम लोग प्रायोरिटी हमेशा ऑक्टेट रूल को देंगे। इसको देखिए हम लोग एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे, ज़्यादा इजी होगा अपने लिए। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास CH3 इस कार्बन पे चार्ज प्लस, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन ऐसा रहा। तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन 6 है, 6 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव कर सकता है, तो ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा हमारे पास CH3C ट्रिपल बॉन्ड O। अब O के पास सिर्फ एक लोन पेयर है और जो पॉजिटिव चार्ज C पे था वो हमारा ऑक्सीजन पे चला गया। लेकिन कार्बन के पास यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स होगा और सारे आइटम्स के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये स्ट्रक्चर नंबर 1 और ये स्ट्रक्चर नंबर हमारा 2। अब देखिए यहाँ पे जो रूल सीखा था हम लोगों ने, रूल के अकॉर्डिंग क्या बात थी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के हिसाब से पॉजिटिव चार्ज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होना चाहिए, तो उसके हिसाब से पहला वाला स्ट्रक्चर स्टेबल होगा। बट सिंस मैंने ऊपर में लिखा है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रूल और ऑक्टेट रूल अगर एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाए तो ऑक्टेट रूल को प्रायोरिटी हम लोग देंगे। तो सेकेंड वाले स्ट्रक्चर में हमारा ऑक्टेट सबका कंप्लीट हो रहा है, तो इसीलिए यहाँ पर स्टेबिलिटी का ऑर्डर जो होगा, स्टेबिलिटी विल बी 2 ग्रेटर देन 1। तो अगर किसी एग्ज़ाम में आपका आया और वहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज प्लस है और कार्बन पे एक जगह पे चार्ज प्लस, तो सिंपली ऐसा देख करके हमें आंसर नहीं दे देना है कि ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज अनस्टेबल होगा इसलिए वो हमारा आंसर नहीं होगा। पहले ऑक्टेट आप चेक करेंगे, उसके बाद आगे का आंसर देंगे हम लोग, अदरवाइज़ वहाँ पर आपका आंसर रॉन्ग हो सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया HOCH और इससे ऐड कर दिया मैंने NH2, N के पास एक लोन पेयर रख लिया। अब यहाँ कार्बन पे अगेन हमारे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट कर जाए तो एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकता है। ये हमारा बन जाएगा यहाँ पे CH डबल बॉन्ड NH2, N पे चार्ज प्लस, या फिर ऐसा भी हो सकता था, ये ऐसा बन सकता है। तो एक और स्ट्रक्चर बन सकता है हमारा HO, यहाँ चार्ज प्लस, देन डबल बॉन्डेड CH सिंगल बॉन्ड NH2। ये 3 स्ट्रक्चर्स आ गए, ये स्ट्रक्चर 1, स्ट्रक्चर 2 और स्ट्रक्चर 3। अब देखिए स्ट्रक्चर 1 में कार्बन के पास सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है, स्ट्रक्चर 2 में सबके पास 8 है, स्ट्रक्चर 3 में भी सबके पास 8 है। तो लीस्ट स्टेबल तो हमारा 1 हो गया। स्टेबिलिटी ऑर्डर में जब जाएंगे हमारा तो सबसे कम तो हो गया अपना 3 से ज़्यादा ही रहने वाला है कोई भी। अब अपने को डाउट हो सकता है स्ट्रक्चर नंबर 2 में और स्ट्रक्चर नंबर 3 में। तो 2 में प्लस चार्ज N पे है और 3 में प्लस चार्ज O पे है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा ऑक्सीजन की है
तो इसका मतलब ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज कम स्टेबल होगा। तो सॉरी यहाँ पे 3 नहीं, सबसे कम स्टेबिलिटी 1 की होगी, नॉट 3, क्योंकि उसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। तो हमारी सबसे कम स्टेबिलिटी जो है वो स्ट्रक्चर 1 की हो गई है। ठीक है, अब 2 और 3 में अपने को डाउट है, तो 2 में पॉजिटिव चार्ज N पे है और 3 में पॉजिटिव चार्ज O पे है। ऑक्टेट 2 और 3 दोनों में ही कंप्लीट है सारे आइटम्स का। ठीक है, इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन चेक, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। तो N पे पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा थी। तो इसलिए सबसे ज़्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो 2 है, फिर 2 के बाद 3, एंड सबसे कम स्टेबल स्ट्रक्चर जो है वो हमारा 1 है, क्योंकि फर्स्ट वाले स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। तो ऑल्दो कार्बन पे प्लस चार्ज ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन वो स्ट्रक्चर हमारा सबसे लीस्ट स्टेबल हो गया। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा है 2 की, देन 3 एंड देन हमारा 1। तो कार्बन पे प्लस चार्ज देखते ही लीस्ट स्टेबल होगा या मोस्ट स्टेबल होगा, ऐसा समझना नहीं है। सबसे पहले आप ऑक्टेट रूल चेक कीजिए वहाँ पे, उसके हिसाब से जो आंसर आएगा उससे हम लोग आंसर देंगे आगे जा करके। नेक्स्ट रूल में चलते हैं। तो नेक्स्ट रूल हमारे पास जो है रूल नंबर 5। नेक्स्ट रूल इज, अगर 2 डिफरेंट कंपाउंड्स हैं, 2 डिफरेंट कंपाउंड्स in which one has more conjugation is more stable। मतलब अगर आपके पास 2 कंपाउंड्स हैं और उन दोनों में से एक में क्या है, कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, तो जिसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा होगी, प्रोवाइडेड नेचर ऑफ बॉन्डिंग इज सेम। नेचर ऑफ बॉन्डिंग इज सेम। तो बॉन्डिंग अगर हमारे पास सेम रही, बिल्कुल एक जैसी बॉन्डिंग रही वहाँ पे, तो बॉन्डिंग अगर सेम रह रही है और एक में कॉन्जुगेशन ज़्यादा है, एक में कॉन्जुगेशन कम है, तो जिसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल की हेल्प से समझेंगे हम लोग। तो अगर मैंने लिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ये मान लीजिए मैंने एक स्ट्रक्चर ले लिया। इसमें नंबर ऑफ आइटम्स 3 3 6 1 7 कार्बन आइटम्स हो गए। एक और स्ट्रक्चर ले लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। तो यहाँ भी 3 3 6 1 7 हो गए। अब पहले स्ट्रक्चर में देखिए, पहले स्ट्रक्चर में क्या है हमारे पास, कॉन्जुगेशन इसके और मतलब ये दोनों अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स है इसमें है, बट ये और ये वाला लास्ट वाला ये अल्टरनेट नहीं है, तो कॉन्जुगेशन इसमें नहीं है, तो कॉन्जुगेशन इसमें सिर्फ 2 पे रहा। बट यहाँ पे ये दोनों पहले दोनों पाई बॉन्ड्स अल्टरनेट है और दूसरे तीसरे पाई बॉन्ड भी अल्टरनेट है। इसका मतलब क्या है कि स्ट्रक्चर 2 में कॉन्जुगेशन मेरे पास ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ स्ट्रक्चर 1। तो जिसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा रहा, ज़्यादा मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या मिल जाएगा हमें, यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर सिंपली हमारा मिल गया 2 विल बी मोर स्टेबल देन 1। ठीक है, तो 2 की स्टेबिलिटी यहाँ पर ज़्यादा हो जाएगी। तो आप याद रखेंगे, अगर कंपाउंड एक जैसा रहा, बॉन्डिंग का नेचर एक जैसा रहा, तो जिसमें कॉन्जुगेशन ज़्यादा होगा उसकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट रूल में चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट रूल क्या है कि अगर कॉन्जुगेशन सेम हो गया, इफ conjugation is same, if conjugation is same but one is aromatic and other is non-aromatic, then aromatic one is more stable।
प्रोवाइडेड नेचर ऑफ बॉन्डिंग इज सेम। तो इसका एक सिंपल से एग्जांपल ले लें हम लोग। यहाँ पे ये ले लिया हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आइटम्स का कंपाउंड एक, जिसमें अल्टरनेट हमारे पास डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं हेक्सा 1 3 5 ट्राई, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपने स्ट्रक्चर 1 ले लिया और दूसरा स्ट्रक्चर आपने ले लिया बेंजीन का, ठीक है। तो स्ट्रक्चर 1 जो हमारे पास था इट इज़ नॉन एरोमेटिक, स्ट्रक्चर 2 इज़ एरोमेटिक, कॉन्जुगेशन दोनों में सेम है। 3 अल्टरनेट पाई बॉन्ड्स हमारे पास अवेलेबल है, तो जो एरोमेटिक होगा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी हमारे पास 2 की ज़्यादा है, बेंजीन इज़ एरोमेटिक सो 2 इज़ मोर स्टेबल देन 1। एरोमेटिसिटी आने वाले क्लासेस में हमारी होगी, तो एरोमेटिक नेचर निकालने आपको आ जाएगा, बट अभी के लिए जस्ट याद रख लीजिए कि अगर एरोमेटिक रहा और एक नॉन एरोमेटिक है तो एरोमेटिक वाला ज़्यादा स्टेबल होगा प्रोवाइडेड कॉन्जुगेशन इज सेम, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब लास्ट रूल में। लास्ट रूल में क्या है हमारे पास? लास्ट रूल ये बोलता है दैट लीनियर कॉन्जुगेशन is more stable than cross conjugation. Linear conjugation is more stable than cross conjugation. तो इसका मतलब क्या है? तो एग्जाम्पल के हेल्प से अगर आप समझे तो ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। अब यहाँ पे देखिए 1 2 और 3 पाई बॉन्ड्स, तीनों अल्टरनेट हैं, कॉन्जुगेटेड सिस्टम है हमारे पास, ठीक है। तो ये मान लेते हैं स्ट्रक्चर नंबर 1 हो गया हमारा। एक और स्ट्रक्चर ले लेते हैं H2C डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ आइटम्स देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6। पहले वाले में 6 हैं, सेकंड वाले में भी हमारे पास 6 आइटम्स हैं। तो पहले वाले में क्या हुआ कि ये तीनों लीनियर वे में प्रेजेंट है और तीनों एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेटेड है, ठीक है। बट सेकंड वाले स्ट्रक्चर में आप देखें अगर, तो ये पाई बॉन्ड, फर्स्ट वाला पाई बॉन्ड ये ऊपर वाले पाई के साथ कॉन्जुगेशन में है, लास्ट वाला पाई भी ऊपर वाले के साथ कॉन्जुगेशन में है, लेकिन फर्स्ट वाला और लास्ट वाला कॉन्जुगेशन में नहीं है। तो इसका मतलब जब दो कॉन्जुगेशन में अलग अलग हों बट वो आपस में कॉन्जुगेटेड नहीं है, इसी को हम लोग बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जहाँ पे लीनियर है, तो पहला वाला जो अपना एग्जाम्पल था दैट वाज एन एग्जाम्पल ऑफ लीनियर कॉन्जुगेशन, और वहीं जो दूसरा वाला हमारा है इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ योर क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। तो मैंने जैसा लिखा ऊपर पे लीनियर कॉन्जुगेशन इज मोर स्टेबल देन क्रॉस कॉन्जुगेशन, तो सिंपल सा मतलब हो गया हमारा स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या मिल जाएगा? स्टेबिलिटी ऑर्डर विल बी 1 इज मोर स्टेबल देन 2, ठीक है। तो इससे हमारा कंप्लीट होता है टू फाइंड आउट द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। कैसे स्टेबिलिटीज निकालनी है वो हमारा पार्ट क्लियर हो गया। अब हम लोग इजोमेरिक इफेक्ट में अगले क्लास में समझेंगे, और रेजोनेंस स्टेबिलिटी कैसे इफेक्ट होती है हमारे अलग अलग स्पीशीज़ जो होंगे, कार्बोकटायन हो गया, कार्बोनायन हो गया, फ्री रेडिकल्स हो गए, तो वो सारा पार्ट हम लोग समझेंगे।